नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। देखते हैं दोस्तों, आज का विषय बाल विकास। देखते हैं अधिगम। अधिगम के बारे में समझते हैं। अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और इसे सीखना भी कहते हैं। तो आपके पेपर में यदि पूछा जाता है कि अधिगम से क्या तात्पर्य है, अधिगम के बारे में बताइए, अधिगम से का अर्थ बताइए, अधिगम का अर्थ, या फिर पूछा जाए सीखने से क्या तात्पर्य है, सीखने से क्या अभिप्राय है, सीखने का अर्थ बताइए, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये बात पहले आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम क्या है। व्यवहार में परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति या बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के द्वारा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी बालक या व्यक्ति में अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो इसका एक मेन पॉइंट यही है अधिगम या सीखने का, कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब समझते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि प्रत्येक टॉपिक का आपको एक लाइन में उसका जो अर्थ है या सारांश है वो बता दिया जाए। देखते हैं दोस्तों। अभ्यास और अनुभव के द्वारा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम या फिर सीखना कहलाता है। तो इस प्रकार आप अधिगम का अर्थ लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या बताया है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। क्या है? नवीन यानी नया ज्ञान और नई प्रक्रिया को अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अधिगम है। तो ये किसने बताया? वुडवर्थ ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार डेफिनेशन देखते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार क्या है? इन्होंने क्या बताया है? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताया? गेट्स ने बताया कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। और वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्रो क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। ये किसने बताया? क्रो एंड क्रो ने बताया कि आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं क्रॉनबेक के अनुसार। क्रॉनबेक ने अधिगम की क्या डेफिनेशन बताई? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्या है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये किसने बताया? क्रॉनबेक के अनुसार। तो इस प्रकार आपने अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं देखी। एक बार पुनः अधिगम के अर्थ को समझते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाए। देखते हैं दोस्तों। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम कहलाता है। यदि आप सब कुछ भूल जाओ तो ध्यान रखना व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर डेफिनेशन आती है आपके पेपर में, कुछ भी पूछा जाए अधिगम से कि अधिगम का से क्या अभिप्राय है, अधिगम का क्या अर्थ है,
तो आप लिख सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। या फिर आप लिख सकते हैं अभ्यास और अनुभव के द्वारा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। अधिगम की परिभाषाएं वुडवर्थ, गेट्स, क्रो एंड क्रो एंड और क्रॉनबेक के अनुसार हमने बताई। वुडवर्थ ने क्या बताया? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। गेट्स व अन्य ने क्या बताया? अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये किसने बताया? गेट्स ने बताया। क्रो एवं क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बताया? आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रॉनबेक के अनुसार, क्रॉनबेक ने क्या बताया? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ये बताया क्रॉनबेक के अनुसार। इस प्रकार आप अच्छे से अधिगम के बारे में समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिगम की विशेषताएं, या फिर आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं सीखने की विशेषताएं बताइए, तब भी आप यही लिखेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या विशेषताएं हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं जो अधिगम है या सीखना है वह मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यक्ति के या बालक के या बालिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम बुद्धि में विकास करना है। अधिगम क्या है? बुद्धि में विकास करना है, क्योंकि अधिगम का अर्थ सीखना है और अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। और सीखना क्या है? जब कोई नए ज्ञान को हम सीखते हैं तो हमारे बुद्धि का विकास होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये हमने आपको बताया था। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। जो अधिगम है वो समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण यानी सभी प्रकार के विकास में सहायक होता है। तो इस प्रकार आपने अधिगम की विशेषताएं देखी। अब नेक्स्ट देखते हैं अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान समझते हैं। अधिगम के सोपान या प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? ये आपकी प्रक्रिया है क्रम से अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्वलन, अनुभवों का संगठन और लक्ष्य। इस प्रकार आपके अधिगम के जो सोपान हैं वो 6 हैं। कभी कभी विकल्प में आपको दे दिया जाएगा कि अधिगम के सोपान निम्न में से नहीं है, तो आप देख लें इनमें से 3 दे दिए जाएंगे, कोई एक अलग से रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये विकल्प में प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अधिगम के प्रकार। पहले अधिगम के प्रकार को समझते हैं। अधिगम के प्रकार, अधिगम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो मूर्त अधिगम और एक अमूर्त अधिगम। मूर्त अधिगम को गामक अधिगम कहते हैं और अमूर्त अधिगम को संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। तो इस प्रकार जो अधिगम के प्रकार हैं वो 2 हैं, गामक अधिगम, संज्ञानवादी अधिगम। या गामक अधिगम को मूर्त अधिगम कहते हैं और संज्ञानवादी अधिगम को अमूर्त अधिगम कहते हैं। मूर्त अमूर्त को आप पहले समझ लीजिए। मूर्त क्या होता है? जो वस्तु हमारे आँखों के सामने होती है उसे मूर्त कहते हैं। अमूर्त किसे कहते हैं? जो वस्तु हमारे आँखों के सामने नहीं है उसे हम अमूर्त कहेंगे। तो आप मूर्त अमूर्त को समझ गए। अब क्या करते हैं? मूर्त अधिगम को समझते हैं। देखते हैं दोस्तों गामक अधिगम या मूर्त अधिगम। हमारी कोशिश यह रहती है कि शब्द का अर्थ आपको बता दिया जाए जिससे आप आसानी से पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तभी आप
40 प्रश्न कर सकते हो, नहीं तो आप 40 प्रश्न नहीं कर सकते। देखते हैं दोस्तों, जब बालक शारीरिक अंगों द्वारा, यानी शरीर के अंगों द्वारा, जब बालक शारीरिक अंगों द्वारा अधिगम करता है उसे गामक अधिगम कहते हैं। तो आप गामक अधिगम समझ गए। जब बालक शारीरिक अंगों या शरीर के अंगों द्वारा अधिगम करता है उसे गामक अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखना, क्रिकेट खेलना सीखना, टाइपिंग करना सीखना, ये सब क्या है? गामक अधिगम या मूर्त अधिगम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संज्ञानवादी अधिगम या अमूर्त अधिगम। जब बालक ज्ञानेंद्रियों या मस्तिष्क द्वारा अधिगम करता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है एग्जाम्पल में, योजना बनाना, तो हम दिमाग से ही बनाएंगे। चिंतन करना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, भाषण देना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम के प्रकार बताइए तो आप बता सकते हैं गामक अधिगम या संज्ञानवादी अधिगम। गामक अधिगम, जब बालक शारीरिक अंगों द्वारा अधिगम करता है उसे गामक अधिगम कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, टाइपिंग करना। साइकिल चलाना सीखना, क्रिकेट खेलना सीखना, टाइपिंग करना सीखना। संज्ञानवादी अधिगम, जब बालक ज्ञानेंद्रियों या मस्तिष्क द्वारा अधिगम करता है तो उसे संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। जैसे योजना बनाना, चिंतन करना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, भाषण देना। गणित की समस्याओं का समाधान करना, यहाँ क्या कर लेना? गणित की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिगम के प्रकार गहने के अनुसार देखते हैं। कभी कभी गहने के अनुसार पूछ सकता है आपसे कि अधिगम के प्रकार गहने ने कितने बताए हैं। तो गहने ने अधिगम के प्रकार 8 बताए। R.M. गहने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। गहने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें एक सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया है। किसके रूप में प्रस्तुत किया है? सोपानकी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये किसने बताया? गहने ने। देखते हैं कौन कौन से आठ सोपानकी हैं या अधिगम 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है नंबर 1, सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक सहचर सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, और क्या है 8वां है आपका समस्या समाधान सीखना। तो ये किसके हैं? ये इस प्रकार आप इसे बंद कर लेना, ये त्रिभुज में, ये इस प्रकार। ये किसने बताया? ये आपके गहने ने बताया है। अब और उनकी पुस्तक थी कौन सी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। कभी कभी पूछी जा सकती है ये आपसे, तो आप ध्यान रखें। द कंडीशन ऑफ लर्निंग उनकी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, ये आपके पेपर में पूछा गया है। और इससे क्या है, स्पेशल, ये आपके परिपक्वता की डेफिनेशन पूछी गई है। और आपकी क्या है, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये डेफिनेशन आपकी पूछी गई है स्पेशल, कि शारीरिक व मानसिक थकान से क्या अभिप्राय है या परिपक्वता से क्या अभिप्राय है, ये आपके पेपर में पूछी गई है। अब समझते हैं दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है। कौन कौन से कारक हैं? सीखने की इच्छा, बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रेरणा, विषय सामग्री, वातावरण, शारीरिक व मानसिक थकान। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सीखने की इच्छा, यदि बालक को
सॉरी, यदि बालकों में यदि बालकों में विषय सामग्री को सीखने की इच्छा होती है, यदि बालकों में विषय सामग्री को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थिति में भी सीख लेते हैं। यदि सीखने की इच्छा नहीं है तो वह अनुकूल परिस्थिति में भी नहीं सीख पाते हैं। तो सीखने में सीखने की इच्छा का महत्वपूर्ण रोल है या महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। जो बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जो बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वह शीघ्र सीख लेते हैं। उन्हें क्या है, किसी भी विषय को पढ़ाएं तो वह शीघ्र सीख लेंगे। अगर वह स्वस्थ ही नहीं है तो उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, ना उनका क्या है, इच्छा भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं परिपक्वता। परिपक्वता को समझते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। परिपक्व का मतलब होता है मैच्योर, यानी जिसके हम कह सकते हैं जो मैच्योर, यानी कि जो जिसका शारीरिक और मानसिक विकास हो चुका होता है, ऐसी एज, यानी हम कह सकते हैं 18 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, यानी 21 वर्ष के आसपास, तो वो परिपक्व कहलाती है। यानी उसमें क्या है, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है परिपक्व कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व बालक बालिकाएं सीखने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। अगर आपसे केवल परिपक्व पूछा जाए तो आप कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, जिस शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो बालक परिपक्व होता है, यानी जिसका विकास शारीरिक और मानसिक विकास हो गया होता है, वह बालक परिपक्व कहलाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर परिपक्व लिखना है तो। और आपके अधिगम, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में अगर परिपक्व लिखना है तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा प्रेरणा बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन। और मोटिवेशन क्या है कि सीखने में प्रेरित करती है। विषय सामग्री का स्वरूप। बालक कठिन सामग्री व अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री सरलता से सीख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वातावरण। बालक के सीखने पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः वातावरण शांत व बालक के अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शारीरिक व मानसिक थकान। जब बालक शारीरिक व मानसिक रूप से थका होता है तो वह सीख नहीं पाता है। तो इस प्रकार आपने ये क्या देखे थे, सीखने के या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व देखे थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीखने का वक्र। सीखने का वक्र नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सीखने का वक्र आपको अभी हमने अधिगम के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखते हैं अधिगम का वक्र या सीखने का वक्र। देखते हैं दोस्तों, ये डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी जाती है। सीखने की गति या दर को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना अधिगम का वक्र या सीखने का वक्र कहलाता है। सीखने की गति को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना अधिगम का वक्र या सीखने का वक्र कहलाता है। यह सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार आपने सीखने के वक्र को समझा। नेक्स्ट देखते हैं सीखने के वक्र के प्रकार। सीखने के वक्र के प्रकार देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 धनात्मक अधिगम वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व कहेंगे या फिर उन्नतोत्तर वक्र कहेंगे। उन्नतोत्तर वक्र देखते हैं, इसे समझते हैं। इसे हमने
क्या है, सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अधिगम की दर इसमें क्या होती है, धनात्मक अधिगम वक्र में अधिगम की दर पहले धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रकार का जो वक्र होता है वह धनात्मक अधिगम वक्र होता है। इसमें क्या होता है, पहले जो सीखने की दर होती है धीमी होती है, फिर तीव्र हो जाती है। यहाँ पर हमने वक्र बनाकर दिखाया है आपको, वक्र बनाकर दिखाया है आपको। ये चित्र है आपका धनात्मक अधिगम वक्र का। इस प्रकार बनाएंगे। स्टार्टिंग में क्या है कि जो अधिगम की दर है ये धीमी है, फिर तेज हो गई है। तो इस प्रकार आपने देखा धनात्मक अधिगम वक्र। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखते समय सीखने की गति पहले धीमी होती है और अभ्यास करने के बाद टाइपिंग करने की गति में क्या है, तीव्रता आ जाती है। यानी टाइपिंग तेज करना सीख जाते हैं, फास्ट करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ऋणात्मक अधिगम वक्र। इसे हम कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं या नतोदर वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो सीखने की दर होती है पहले तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है। पहले तीव्र होती है, बाद में धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार के वक्र को ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। पहले क्या है, तीव्र, फिर धीमी है। तो हम चित्र से इसे समझते हैं, ये बनाएंगे हम। और इसमें क्या है, पहले तीव्र और फिर ये धीमी हो गई। तो इस प्रकार आपने देखा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे उदाहरण में आप, कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय जो कालांश होते हैं, जो क्लास लगती हैं, जो घंटे लगते हैं, में सीखने की गति तीव्र होती है। जैसे जैसे आखिरी कालांश आता है तो उसमें सीखने की जो गति होती है वह क्या है, धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्या है, ऋणात्मक अधिगम वक्र है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र को हम समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अधिगम की जो दर होती है वह सदैव एक समान होती है। अधिगम की दर क्या होती है, एक समान होती है, न तीव्र न मंद, यानी कम या धीमी भी नहीं होती, न तीव्र होती है। तो इस प्रकार हम चित्र बना सकते हैं इसका, इस प्रकार चित्र बना सकते हैं एक समान। मिश्रित अधिगम वक्र, जिसे मिक्स्ड कर्व कहते हैं, या फिर सर्पिकार या असाकारी अधिगम वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार आपने अधिगम के 4 वक्र देखे। इसके बारे में पहले देखते हैं मिश्रित अधिगम वक्र में। इसमें क्या होगा, प्रारंभ में अधिगम की दर धीमी, फिर तीव्र, फिर पुनः धीमी, फिर तीव्र, यानी इस प्रकार चलेगी, धीमी तीव्र धीमी तीव्र। तो ये चित्र आप बना सकते हैं, ये चित्र आप बना सकते हैं। पहले धीमी तेज ये चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, जो अधिगम का वक्र था या सीखने का वक्र था, वो क्या करता है, सीखने की जो गति होती है रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना सीखने का वक्र कहलाता है। तो यह सीखने में होने वाली उन्नति और अवनति को दर्शाता है, यानी वृद्धि और कमी को दर्शाता है। जिसमें आपने धनात्मक अधिगम वक्र देखा, इसमें सीखने की जो गति थी पहले धीमी फिर तीव्र हो जाती है। ऋणात्मक अधिगम वक्र में क्या था, पहले अधिगम की दर थी वो तीव्र थी, फिर धीमी हो जाती है। फिर क्या देखा आपने, सरल रेखी वक्र, इसमें अधिगम की दर सदैव एक समान रहती है। फिर देखा आपने मिश्रित अधिगम वक्र, इसमें क्या होता है, जो सीखने की दर होती है पहले धीमी फिर तीव्र, धीमी तीव्र, ऐसे ही चलती रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिगम वक्र की परिभाषाएं पहले समझ लेते हैं। इसमें परिभाषा आए तो फिर देखते हैं आपके पठार समझाएंगे अधिगम का या सीखने में पठार। पहले अधिगम वक्र की परिभाषाएं देखते हैं।
ये आपकी हैं चार्ल्स स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या बताया है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। ये किसने बताया, स्किनर ने बताया। गेट्स व अन्य के अनुसार देखते हैं, गेट्स व अन्य ने क्या बताया है, अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यह किसने बताया, गेट्स ने बताया। तो इस प्रकार आपने अधिगम वक्र को समझा। अब देखते हैं सीखने में पठार या अधिगम में पठार, अधिगम पठार देखते हैं। डेफिनेशन या अर्थ कुछ भी लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, सीखने की उस प्रकार की अवस्था, सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है तथा अधिगम वक्र रेखा ऊपर नीचे के स्थान पर समांतर चलने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं, अधिगम में पठार कहते हैं या फिर सीखने में पठार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने में पठार के कारण क्या कारण हैं, या अधिगम में पठार के कारण क्या कारण है, कारण पठार आने का कारण क्या है। देखते हैं दोस्तों, सीखने की अनुचित विधि, जो सीखने की जो विधि है वो अनुचित है, सही नहीं है। परिपक्वता का अभाव, रुचि का अभाव, जिज्ञासा तथा प्रेरणा का अभाव। सीखने की विधि में निरंतरता, निरंतर परिवर्तन, अगर सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन करेंगे तब भी छात्र सीख नहीं पाएंगे। यदि प्रेरणा का अभाव होगा तब भी छात्र सीखेंगे नहीं। अगर उन्हें रुचि नहीं है तो भी वह सीखेंगे नहीं। अरे छात्र परिपक्व नहीं है तब भी वह सीखेंगे नहीं। सीखने की विधि का सही प्रयोग नहीं करेंगे, यानी अनुचित विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, तब भी छात्र सीखेंगे नहीं। तो ये सभी क्या थे, सीखने में पठार के कारण थे। अब क्या करेंगे, सीखने में पठार को दूर करने के उपाय, या फिर सीखने में पठार को दूर सीखने में पठार के निवारण या निराकरण के उपाय बताएंगे। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों, सीखने की उचित विधि का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे, सीखने की उचित विधि का प्रयोग करेंगे। सीखने वाले को प्रेरणा दी जानी चाहिए, यानी छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए। कुछ समय तक सीखने के बाद विश्राम लेना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ समय सीखने के बाद विश्राम लेना चाहिए। सीखने के लिए उचित वातावरण होना चाहिए। सीखने के लिए क्या है, उचित वातावरण होना चाहिए। सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो सीखने की विधि है या सिखाने की विधि है उसमें निरंतर परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने पठार के बारे में पढ़ा, जो सीखने में पठार था उसके बारे में पढ़ा। एक बार इसका रिवाइज करते हैं। सीखने की उस अवस्था, सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, अधिगम तथा अधिगम वक्र रेखा ऊपर नीचे के स्थान पर समांतर चलने लगती है, अधिगम में पठार या सीखने में पठार कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा अधिगम में पठार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीखने का स्थानांतरण, या फिर आपसे पूछा जा सकता है अधिगम का स्थानांतरण, या फिर पूछा जाए सीखने का अंतरण। स्थानांतरण को अंतरण भी कहते हैं, सीखने का अंतरण या अधिगम का अंतरण। देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। किसी सीखे हुए ज्ञान का अन्य, या फिर हम दूसरी कह सकते हैं, दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यह क्या है, सीखने का अर्थ है, सीखने का अभिप्राय है, ये लिख सकते हैं आप। या फिर आप लिख सकते हैं, जब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन सीखे जाने वाले ज्ञान पर प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार या तो आप ये लिखें या फिर ये लिखें, किसी में से एक लिख दीजिए या दोनों ही लिख दीजिए यदि आपके पास टाइम बचा है तो। नेक्स्ट देखते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं परिभाषा। सोरेनसन के अनुसार
स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने का उल्लेख करता है, ये सोरेनसन ने कहा है। तो इस प्रकार आपने देखा जो अधिगम का स्थानांतरण था वह आपने देखा। अब देखते हैं सीखने का स्थानांतरण के प्रकार। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। समझते हैं दोस्तों। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में सहायक हो तो उसे सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक विषय में जो ज्ञान आपने सीखा है वह दूसरे विषय में सहायता करे तो सकारात्मक, अगर सहायता नहीं करता है तो नकारात्मक, यदि न सहायता करे न बाधा पहुंचाए तो फिर वह शून्य होगा। तो इस प्रकार हमने पॉइंट, यानी जो पॉइंट था तीनों का, वो आपको समझाया। देखते हैं दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण में गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। अगर कोई छात्र गणित पढ़ता है और वह भौतिकी भी पढ़ता है तो उसे सहायता मिलती है पढ़ने में। एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति टेनिस खेलता है तो उसे बैडमिंटन भी आसानी से सीखना आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में बाधा बने तो उसे नकारात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर हम अंग्रेजी भाषा की गिनती लिखते हैं तो हिंदी भाषा की गिनती की बनावट हमें अंग्रेजी भाषा की गिनती में रुकावट उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी का कीबोर्ड है उस पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग करने में बाधा आती है। तो ये आपके नकारात्मक स्थानांतरण के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट देखते हैं शून्य स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायक हो ना बाधक हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या हल नहीं कर सकता। जैसे कबीर जी के दोहे व रहीम जी के दोहे याद करने में ना तो सहायता मिलती है न बाधा आती है। तो इस प्रकार आपने देखे, क्या देखे? अधिगम में स्थानांतरण के प्रकार देखे आपने। अब देखते हैं सीखने का स्थानांतरण के सिद्धांत। ये आपके पेपर में पूछे गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत, पक्षांतर का सिद्धांत। और मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, इसे हम औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। समान तत्वों का सिद्धांत है, इसे समरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके क्या थे? सीखने का स्थानांतरण के सिद्धांत। स्थानांतरण को अंतरण भी कहते हैं और सीखने को अधिगम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक एक करके समझते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या लिखना है आपको? देखते हैं दोस्तों। यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे स्मृति, तर्क, विचार, कल्पना, अवधान, निर्णय आदि होती हैं, जो कठिन विषय को सीखने में सहायक होती हैं। ये क्या है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी ज्ञान या अनुभव से नवीन कार्य शीघ्रता से सीख लेता है तो उसे समान तत्वों का सिद्धांत कहते हैं।
तो इस प्रकार आपने मानसिक शक्तियों का सिद्धांत देखा, समान तत्वों का सिद्धांत देखा। नेक्स्ट देखते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब बालक किसी कार्य, ज्ञान, अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो उसे सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार आपने सामान्यीकरण का सिद्धांत देखा। नेक्स्ट देखते हैं आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास के साथ साथ आदर्श एवं मूल्यों का गठन होता है, अतः वे जीवन भर उनका प्रयोग करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत कहते हैं। पक्षांतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण का जो आधार होता है वह पक्षांतर होता है। तो इस प्रकार क्या है, आपने सीखने या फिर हम कह सकते हैं अधिगम का स्थानांतरण के सिद्धांत देखे। नेक्स्ट देखते हैं सीखने का स्थानांतरण का महत्व। क्या महत्व है? यह शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। यह क्या करता है? शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। यह बालक के भविष्य का निर्माण करता है। इसके द्वारा बालक नवीन समस्याओं का समाधान करते हैं। बालक को किसी विषय को सीखने में सहायता मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं बालक को विषय को सीखने में सहायता मिलती है। एक बार सभी का जो आपको टॉपिक कराए हैं उनका एक बार रिवीजन करते हैं फास्ट। अधिगम। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, यानी अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो ये क्या है? अधिगम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको क्या कराया हमने अधिगम के बाद? सीखने का वक्र। सीखने के वक्र को समझते हैं। सीखने का वक्र सीखने की गति को रेखा के माध्यम से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना सीखने का वक्र कहलाता है, या फिर अधिगम का वक्र कहलाता है। यह सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीखने का पठार। सीखने का पठार क्या होता है? सीखने का पठार समझते हैं सीखने की उस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है तथा अधिगम वक्र रेखा ऊपर नीचे के स्थान पर समांतर चलने लगती है। अधिगम में वक्र या सीखने में अधिगम में पठार या सीखने में पठार कहते हैं। तो इस प्रकार आपने सीखने में पठार देखा। नेक्स्ट देखते हैं सीखने का स्थानांतरण। किसी सीखे हुए ज्ञान का अन्य या दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार सीखने का स्थानांतरण देखा आपने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीखने का स्थानांतरण का महत्व। यह शिक्षण कार्य को सरल बना देता है। यह बालक के भविष्य का निर्माण करता है। इसके द्वारा बालक नवीन समस्या का समाधान करते हैं। बालक को किसी विषय को सीखने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार आपने टॉपिक को सही तरीके से समझा। हमारी कोशिश यही थी कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। थैंक यू दोस्तों।